Hello, my dear students. Today we have to study about Newton second law of motion. इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी की ओर देखिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप समझने का ट्राई करिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है। मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ आपको। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that Newton second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कभी भी यदि हमें मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा वह अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। मतलब समझिएगा, मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मोमेंटम क्या होता है और अप्लाइड फोर्स क्या होता है। तो आप जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू होता है मास ऑफ वेलोसिटी। तो समझिए आप, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एंड इट इनिशियल वेलोसिटी इज u, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v। मेरी बातों को समझिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम हम जानते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है हमारा m और वेलोसिटी है इनिशियल u, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास तो हर कंडीशन में सेम होता है, बट इनिशियल वेलोसिटी u था तो mu हुआ और फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इसका mv। तो फाइनल मोमेंटम mv हो गया। अब इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम mv, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अब समझिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो पहले था mv, फिर था mu, फाइनल था mv, फाइनल वेलोसिटी mv और इनिशियल mu बाय टाइम इक्वल टू फोर्स। एन कॉमन ले लोगे आप, v माइनस टी बाई टी। आप जानते हो m का m का तो m ही हो जाएगा, बट v माइनस टी बाई टी जो है इसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज टू बी एक्सेलरेशन। मतलब हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v माइनस टी बाई टी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा।
तो फोर्स इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों हुआ समझिए, क्योंकि v माइनस यू बाई टी हमेशा एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो इसीलिए आपका फोर्स इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं आप, फोर्स इक्वल टू क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक डिफिनेशन हो गया, और आप इसको याद भी कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, देखिए मास का फोर्स होगा केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट का फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होगा न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था फोर्स को, इसलिए, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, तो न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये फोर्स का एसआई यूनिट होता है। तो आपने समझा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। मैं आपको रिविजन कर दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो स्ट्रेट पाथ पे मूव करना चाहता है, और कोई यदि रेस्ट में होता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब हम लोग करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग अब बाबू पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, समझने का ट्राई करिएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सी बातें कहती है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कुछ ज्यादा है नहीं, सीधा है, every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. प्रत्येक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। क्यों होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, को समझते हैं हम लोग, तो समझिएगा। जैसे मान लो आप एक दीवार पर एक बॉल को थ्रो करते हैं, तो जब आप एक दीवार पर एक बॉल को थ्रो करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जितना फोर्स बॉल दीवार पे प्रेशर करता है उतना ही फोर्स से दीवार भी बॉल को प्रेशराइज करता है। मीन्स जितना फोर्स को बॉल दीवार पे मारता है उतना ही फोर्स से दीवार भी बॉल को मारता है। अब एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आप जब कोई भी एक्शन करोगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो मैं समझने का अच्छी तरीके से ट्राई करते हैं। जैसे आप रोड पे जब चलते हो तो आप रोड के सरफेस को जितना जोर से पीछे की ओर धकेलते हैं, रोड का सरफेस उतना ही जोर से आपको आगे की ओर धकेलता है। यही एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप नौका चलाते हैं, बोट चलाते हैं, तो बोट में जो खेवट होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, वो जितना जोर से बांस से पीछे की ओर धक्का देता है उतना ही जोर से नाव आगे की ओर बढ़ती है। आप जब तैरते हैं तो जितने स्पीड में आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, पानी आपको उतने ही स्पीड में आगे की ओर धक्का देता है। इसका मतलब एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, आपको दिखा रहा है। तो आपने एग्जाम्पल क्या समझा, बोट का खेवैया जितना स्पीड में बांस को पीछे मारता है उतना स्पीड में आप आगे भागते हैं। तैरते समय आप जितना स्पीड में पानी को पीछे की ओर मारते हैं आप उतना ही स्पीड में आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 पॉइंट्स है जो कि आप जब पैदल चलते हैं रोड पे, जितने स्पीड में आप पैर से पीछे की ओर धक्का देते हैं रोड को, उतना ही स्पीड में रोड आपको आगे की ओर धक्का देता है। तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एक्सपेरिमेंट है।
ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे समझते हैं, समझिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ऐसे कंडीशन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेफिनेशन है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो टकराने से पहले और टकराने के बाद कंजर्वेशन कंजर्व होगा। मेरे बातों को सुनिए, मोमेंटम कंजर्व होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कोलिजन से पहले जो दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा। समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, एक u वेलोसिटी से निकल रहा है u1 वेलोसिटी से और दूसरा u2 वेलोसिटी से, और दोनों टकरा गया तो टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा वो टकराने के बाद के मोमेंटम का इक्वल होगा। समझने का ट्राई कीजिए। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2। ये दोनों ऑब्जेक्ट m1 u1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है और m2 u2 वेलोसिटी से बढ़ रहा है एक दूसरे से। यहाँ पर m1 और m2 ये दोनों टकरा गया और टकराने के बाद फिर से m1 इधर आ गया u v1 वेलोसिटी से और m2 इधर चला गया v2 वेलोसिटी से। मेरे बातों को समझिए, पहले u1 और u2 वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहा था, u1 u2 वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहा था। अब फिर m1 m2 जो है v1 और v2 वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर भाग गया। क्या हो रहा था, u1 u2 वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब आ रहा था, फिर v1 टकराया। यहाँ पर देखिए u1 u2 वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब आ रहा था, यहाँ दोनों टकराया और टकराने के बाद v1 v2 वेलोसिटी से दूर भाग गया। आप जानते हैं जब कोई, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, आप देखो पहले ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा था, आने के बाद दोनों टकराया, टकराने के बाद दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। तो जो दूर होने का वेलोसिटी है वो v1 और v2 है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद हर कंडीशन में मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम मान लेते हैं लेट m1 एंड m2 इज द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इज मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। m1 m2 दो ऑब्जेक्ट का मास है एंड इट इज कोलाइड, टकराता है, इट इज कोलाइड ईच अदर विथ वेलोसिटी, बोलिए, हाँ बाबू बोलिए। आप अपने मोबाइल को लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा कॉपी। आप अपने मोबाइल को लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉपी दिखाई देगा। देखिए बाबू, m1 m2 का दो ऑब्जेक्ट जो u1 u2 वेलोसिटी से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। m1 m2 का दो ऑब्जेक्ट है जो u1 और u2 वेलोसिटी से टकरा रहा है एंड आफ्टर कोलाइड, कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलाइड इट गोज अवे, एक दूसरे से ये दूर हो जाएगा बाई v1 एंड v2 वेलोसिटी, v1 और v2 वेलोसिटी। मेरे बातों को समझिए। आपको अभी भी मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट m1 था, एक ऑब्जेक्ट m2 था, दोनों u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे दोनों टकरा गया m1 और m2, टकराने के बाद ये फिर दूर भागा, ये v1 वेलोसिटी से दूर भागा और ये v2 वेलोसिटी से दूर भागा। तो क्या होगा समझिए, दोनों का मोमेंटम कंजर्व होगा बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। क्यों होगा, कैसे होगा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं।
अब देखिए इसका मोमेंटम क्या होगा m1 u1 और इसका मोमेंटम क्या होगा m2 u2। तो अब देखिए दोनों का मोमेंटम क्या हो रहा है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। हम लोग मोमेंटम को समझने का प्रयास करेंगे और उसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों का मोमेंटम होता क्या है। वैसे कहा जाता है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, वो दोनों ही मोमेंटम हमेशा सेम होगा। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक m1 और u1 के लिए और दूसरा m2 और v2 के लिए, दोनों के लिए हम अलग अलग देखेंगे। तो हम लोग मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम फॉर u1, मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट के लिए मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m1 v1। और ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए m2 u2 प्लस m2 v2। ठीक है। अब आप जानते हो कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गया है तो दोनों का मोमेंटम का साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे बातों को समझिए, m1 u1 प्लस m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 u2 प्लस m2 m2 v2। इसमें देखिए माइनस होगा, क्यों होगा माइनस समझिएगा, क्योंकि एक आगे की तरफ बढ़ रहा है एक पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस इसका टोटल मोमेंटम ऑफ 1। ये क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ ए और ये है टोटल मोमेंटम ऑफ बी। टोटल मोमेंटम ऑफ बी समझिए क्यों? एक जा रहा है आगे की तरफ तो v1 से पीछे की तरफ, इसमें u2 से पीछे की तरफ तो v1 से आगे की तरफ m2 v2 होगा, सॉरी। तो इसीलिए दोनों का एक साइन चेंज हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मीन्स क्या हुआ? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये साइन अलग अलग क्यों हुआ ये समझिए। जैसे ऑब्जेक्ट 1 के लिए दो कंडीशन, क्या कंडीशन मैं समझा रहा हूं। ऑब्जेक्ट 1 के लिए देखिए m1 u1 से आगे जा रहा है और m1 v1 से पीछे हो रहा है। m1 u1 से आगे, m1 v1 से पीछे। ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, इसमें ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा और दोनों इक्वल होगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया कि पहले वाले मोमेंटम को इसको प्लस किया, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस और दोनों को इक्वल कर दिया। फिर हम एक साइड ले गए तो हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2। ये हमारा एक परफेक्ट मोमेंटम है। ये बताता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है तो कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला टोटल मोमेंटम दोनों हमेशा सेम होता है। दोनों ऑब्जेक्ट के कोलिजन से पहले का मोमेंटम और दोनों ऑब्जेक्ट के कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम हमेशा क्या होता है? सेम होता है। मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल। कैसे हुआ? तो हमने दोनों का मोमेंटम पहले निकाल दिया, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, और दोनों का मोमेंटम इक्वल करें। ठीक है बाबू। तो आप लोग आज क्या क्या समझे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, तो आप लोग यहां तक समझ गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।